बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर बायोफिज़िक्स को और बायोकेमिस्ट्री के इनिशियल इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्रिस्टलाइड्स हैं, कोलाइड्स हैं और इसके अलावा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज़ बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स बेसिकली होती क्या है कि बायोफिज़िक्स एक ब्रिज है बायोलॉजी और जो हमारे पास फ़िज़िक्स है उसके दरमियान एक ब्रिज है। बायोलॉजी और फिज़िक्स के दरमियान जो एक ब्रिज है उसको बायोफिज़िक्स कहते हैं। इसमें बायो और फिज़िक्स दोनों चीज़ों को इकट्ठा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वी हैव दी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किन को कहते हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। उनमें है कि वो वाले सब्सटेंसेस जब उन सब्सटेंसेस को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वो बेसिकली आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और आयंस में कन्वर्ट होने के बाद वो जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरने वाले सब्सटेंसेस जब उनको डिज़ोल्व किया जाए पानी के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएं और उनको डिज़ोल्व किया जाए। ओके तो वो वाले सब्सटेंसेस जिनको हम जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इनटू दी आयंस, और वो जो आयंस हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल है इनकी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिस्टलाइड्स की। क्रिस्टलाइड्स हम किनको कहते हैं? क्रिस्टलाइड वो वाले सब्सटेंसेस हैं जब उनको पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाए, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन डिज़ोल्व होने के बाद ये डिफरेंट आयंस के अंदर ब्रेक नहीं करते, ये आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। और या तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे या फिर जो है ना बाज़ औक़ात ये इसको क्रॉस नहीं करते। इनकी एक एग्जांपल जो है वो यूरिया है। उसके बाद जो थर्ड टाइप के हमारे पास सब्सटेंसेस आएंगे वो हमारे पास कोलाइड्स हैं। कोलाइड्स बेसिकली लार्ज ग्लू लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। ये ग्लू लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली ये जब हम इनको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। इनकी एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो प्रोटीन है। प्रोटीन के अलावा स्टार्च और गम्स जो हैं ये हमारे पास कोलाइड्स आते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम एक सॉल्यूशन से, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो कोलाइड्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो कोलाइड्स को हमने सॉल्यूशन से सेपरेट कैसे करना है, वो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम उन कोलाइड्स को उन कोलाइड के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। उनमें हमारा जो पहला मेथड है वो हमारे पास एजिंग है। एजिंग का मतलब ये है कि काफ़ी अरसे तक एक चीज़ को आप पड़ा रहने दें तो जो हमारे पास वज़नी सब्सटेंस होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो उसके बॉटम के अंदर जो है ना वो बैठ जाएंगे। और यहाँ पे इसी तरह स्टेट किया गया है कि इफ़ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम, अगर आप कुछ टाइम के लिए एक कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसको आप खड़ा रहने देते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन एट द बॉटम इन दैट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बॉटम के अंदर वो सेटल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड मेथड जो कि है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है इसमें बेसिकली इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन विल मूव टू अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास है एक सॉल्यूशन है, इसमें हम दो जो चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं वो यहाँ पे हम लगाते हैं, और ये वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव होगी और ये हमारे पास नेगेटिव होगी, तो हम इससे करंट जो है वो पास करेंगे। जब यहाँ से करंट पास होगी तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस हैं वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास पॉजिटिव एंड की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे, और वो जो डिफरेंट कोलाइडल सब्सटेंसेस है वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ ए सेपरेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल बाय सब्जेक्टिंग देम टू ए फोर्स ऑफ सेवरल हंड्रेड एंड इवन थाउजेंड ऑफ द ग्रेविटी इन ए स्पेशल ऑपरेटस कॉल्ड द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज।
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसके अंदर डिफरेंट जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम डिफरेंट वायर्स के अंदर डाल के उस मशीन के अंदर बेसिकली रख देते हैं। वो मशीन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, वो मूव करती है, और मूव करने की वजह से वो जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनको सेपरेट कर देगी सॉल्यूशन से। तो उसके बाद क्या होगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक अलहदा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है ना एक फ़िल्टर अटैच करते हैं। यहाँ से हम उस सॉल्यूशन को पुश करेंगे ताकि वो अंडर द प्रेशर जो है ना इस जो वेरी थिन फिल्टर जो है यहाँ से फ़िल्टर हो सके। तो इसे प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन अंडर द प्रेशर, जब आप प्रेशर के साथ किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है डायलिसिस। तो डायलिसिस में होता क्या है कि डायलिसिस जो है एक प्रोसेस है बेस्ड अपॉन द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो है वो बेसिकली हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास ऑस्मोसिस है तो उसको हम पढ़ेंगे। तो डायलिसिस जो है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑस्मोसिस की बेस के ऊपर है और ये बेसिकली प्योरीफिकेशन ऑफ एंजाइम्स और ब्लड के लिए यूज़ होता है। इसमें जिस तरह ऑस्मोसिस होती है कि ऑस्मोटिकली जो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको रिमूव करते हैं और अपनी तरफ जो है ना वो ड्रैग करते हैं। और ये वाले हमारे पास प्रोसेस थे जो कि जिनके ज़रिए हम कोलाइड्स को किसी भी सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ए सॉल्वेंट की एग्जांपल यहाँ पे वाटर दिया गया है, फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन पासिस टूवर्ड्स द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज़ परमिएबल टू द सॉल्वेंट ओनली बट नॉट टू द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टब है, इस टब के दरमियान यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को इजाज़त देगी इधर से गुजरने का। अब होता ये है कि ए जो हमारे पास साइड है और दूसरी साइड पे हमारे पास बी साइड है। तो जो ए साइड है, ए साइड के अंदर कुछ ऐसे जो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो ऑस्मोटिकली एक्टिव जो पार्टिकल्स थे वो थोड़े हैं, लेकिन जो हमारे पास बी साइड है यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूट है जो हमारे पास डिज़ॉल्व सब्सटेंसेस हैं उनकी तादाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब होगा ये कि ये जो सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे ये हमारे पास ऑस्मोटिकली एक्टिव हैं, इनकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर को अपनी तरफ खींच लेंगे और उस वजह से क्योंकि जो ए रीजन है यहाँ पे जो ऑस्मोल्स हैं, जो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे थोड़े हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े हैं तो ये डाइल्यूट है, और ये वाला जो सॉल्यूशन बी है ये हमारे पास कंसनट्रेटेड है क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वाटर की मूवमेंट को या सॉल्वेंट की मूवमेंट को थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये बेसिकली एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूट्स ऑन द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास सॉल्यूट्स हैं, ये एक फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं। तो ये वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये ड्रैग करते हैं पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इस सक्शन को, इस खींचने को, इस ड्रैगिंग को जो है वो हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस ड्रैगिंग के लिए जितनी फोर्स यूज़ होती है उस फोर्स को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और द प्रेशर अलोज ओनली द सॉल्वेंट, ये जो है प्रेशर ये सिर्फ सॉल्वेंट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वाटर ले रहे हैं, उसको अलाउ करता है टू मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ परमिएबल है फॉर द वाटर। तो वाटर उसके जो है ना सोल्यूट की तरफ मूव करेगा। वाटर एक सॉल्वेंट है जो कि सोल्यूट की तरफ मूव करेगा ड्यू टू दी सक्शन इफेक्ट ऑफ द सोल्यूट। तो सोल्यूट की तरफ जो वाटर की मूवमेंट है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और उस
ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर होता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दस ए सॉल्यूशन विद अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन पुल्स एंड सक्स वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन विद अ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो एक सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो बेसिकली क्या करेगा, वो पुल करेगा वाटर को फ्रॉम ए लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। एक हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है और एक लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। This pressure equalizes the concentration and maintains the osmotic equilibrium on the both sides of the सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो प्रेशर है ये बेसिकली इक्विलाइज, ये बराबर कर देगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन एंड मेंटेन द ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दोनों साइड के ऊपर अगर हम कंसंट्रेशन लेंगे तो वाटर जो है वो ए साइड पे स्टार्ट में वाटर ज़्यादा था, तो वाटर और यहाँ पे सोल्यूट्स ज़्यादा थे, तो ए साइड से बी साइड की तरफ वाटर मूव हुआ, तो बी साइड और ए साइड के अंदर जो सोल्यूट की और वाटर की जो कंसंट्रेशन है, परसेंटेज कंसंट्रेशन है, वो दोनों में बराबर हो जाएगी। और एक तो काम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ये, ऑस्मोटिक प्रेशर का ये है कि ये जो है ये सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है इनको दोनों जगह पे बराबर कर देता है। इसके अलावा जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास डेवलप हो जाएगा बोथ साइड के ऊपर, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी एक जैसा ही कंसंट्रेशन होगी और यहाँ पे भी एक जैसी कंसंट्रेशन होगी, लेकिन इस साइड पे वॉल्यूम थोड़ा होगा और इस साइड पे वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द प्रेशर विच व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नली स्टॉप द फर्दर ऑस्मोसिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का मेथड ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हम एक ट्यूब लेते हैं, एक टब लेते हैं, इस टब के अंदर ये दरमियान में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑस्मोटिक जो लो सोल्यूट है और यहाँ पे जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में सोल्यूट जो है ना वो प्रेजेंट है। अब होगा ये कि वाटर जो है वो यहाँ से इस तरफ मूव करेगा। मूव करने से हम एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हम यहाँ पे एक वेट जो है ना वो रख देते हैं, एक मेजरिंग डिवाइस यहाँ पे रख देते हैं कि कितना वो जो है वो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि वेट जो है अगर यहाँ से वाटर इस तरफ मूव करेगा तो जो बी साइड है हमारे पास, ये हमारे पास बी साइड है, ये हमारे पास ए साइड है, तो ए साइड पे जो वॉल्यूम है वो हमारे पास थोड़ा होगा और इस साइड पे जो हमारा वॉल्यूम है इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हम देखेंगे कि कितना प्रेशर जो है ना यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ वज़न रख देंगे, उस वज़न रखने की वजह से जो ऑस्मोटिक जो यहाँ पे हमारे पास सक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो वो वाला वेट जिसकी वजह से वो वाली जो हमारे पास वेट या वो वाला जो हमारे पास जो यूनिट आएगा जिसकी वजह से जो ऑस्मोसिस है वो रुक गई है, ये उसको हम जो है ना वो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड है, कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है। उसमें जैसा कि सिंपल स्टेट किया गया कि एक्सटर्नली ही हम जो है ना वो एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर वो वाला प्रेशर जो कि फर्दर ऑस्मोसिस को रोक दे तो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स है और उसके अलावा हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये दो हमारे पास फैक्टर हैं जिनकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चेंज होता है। उनमें सबसे पहले अगर हम लें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल नंबर आर द साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी सोल्यूट पार्टिकल के नंबर्स के ऊपर, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। तो जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जितने कम जो है ना सोल्यूट पार्टिकल होंगे उतना कम हमारे पास जो है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये सिंपल सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मेथड है। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है। उसकी इन्फ्लुएंस सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा।
उसके बाद है जी हमारे पास व्हाट इज़ कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, तो हमें पता है कि जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि एग्जर्ट करते हैं किसी भी प्रेशर को, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये कोलाइडल क्या है और ऑन्कोटिक क्या है, बेसिकली ये रिलेटेड टू प्लाज्मा प्रोटीन है। इट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन ऑन द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास सोल्यूट्स हैं, ये हमारे पास वाटर है और वाटर के अंदर जो है ना वो डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ द सोल्यूट की जगह पे हमें पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है, तो वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अब प्रोटीन्स की वजह से जो सक्शन इफेक्ट आएगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा, उसको हम कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जो प्रेशर है वो बेसिकली एक्ट लाइक ए मैग्नेट फॉर द वाटर एंड प्रिवेंट द पैसेज ऑफ द वाटर आउट ऑफ द ब्लड वेजल्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड है, तो ब्लड यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, वो जो है ना बेसिकली वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मूव नहीं होने देंगी। तो उसकी वजह से ये जो प्रेशर है इसको हम जो है वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से डेवलपमेंट ऑफ एडिमा जो है उसको हम बॉडी जो है वो प्रिवेंट करती है। अब हमारे पास सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या है। जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास एल्बुमिन है। ये बेसिकली चीफ कोलाइड है किसी भी हमारे पास बॉडी के अंदर प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का जो चीफ कोलाइड है, चीफ जो ऑस्मोटिक पार्टिकल है, वो हमारे पास एल्बुमिन है। Oncotic pressure is about 20 to 25 to 30 millimeter mercury, and it is the main factor which tends to keep the plasma water within the blood vessels. So osmotic pressure ही की वजह से, जो कि एल्बुमिन की वजह से है, जो कि 25 to 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, ये बेसिकली मेन फोर्स है जो कि हमारे पास प्लाज्मा वाटर को ब्लड वेजल्स के अंदर रखती है। जब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीजेज, किसी भी वजह से जब प्लाज्मा प्रोटीन जो है उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से उसकी जो एग्जांपल है, लीवर फेलियर के अंदर डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन होती है, और रीनल फेलियर के अंदर एक्सेसिव लॉस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन होता है। और उसकी वजह से जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा सिग्निफिकेंटली, और बॉडी जो है उसकी वो बेसिकली वेजल्स के अंदर जो वाटर है उसको नहीं स्टोर कर सकेगी, और उसकी वजह से वाटर जब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लीक करेगा, लीक करने की वजह से वहाँ पे एडीमा डेवलप हो जाएगा। तो बेसिक जो कंसेप्ट है एडीमा का वो ये है कि जब ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा किसी भी डिजीज़ या पैथोलॉजी की वजह से, तो वाटर जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मूव करेगा और उसकी वजह से जो है वो एडीमा डेवलप हो जाएगा।